बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए इस बात को समझ लीजिएगा, आप जो पर कैपिटा इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वह आप इस फॉर्मूले से समझ लीजिए, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अब यहाँ राष्ट्रीय आय का मतलब जीडीपी भी हो सकती है, जीएनपी भी हो सकती है, एनएनपी भी हो सकती है, एनडीपी भी हो सकती है, और किस बेस पर काउंट कर रहे हैं। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि भारत देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम, हाँ जब हम कहते हैं कि भारत की पर कैपिटा इनकम इतनी है, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इतनी है, चीन की इतनी है, अमेरिका की इतनी है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस देश की कुल राष्ट्रीय आय जो टोटल नेशनल इनकम है उसके बटे कुल जनसंख्या कर दीजिए। ये जनसंख्या में सारे लोग शामिल हैं, इसके अंदर वृद्ध तथा बच्चे, अर्थात लेबर फोर्स के अतिरिक्त जो बाकी लोग हैं, कुल जनसंख्या शामिल है। कहीं भी गफलत मत करिएगा, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए कि कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल श्रमिक, तो ये गलत हो जाएगा। जब हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं तो हम कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या कर रहे हैं, और इससे हमें जो आंकड़े प्राप्त होंगे वो ज़्यादा बेहतर प्राप्त होंगे, और इसको हम पर कैपिटा इनकम के रूप में देखेंगे। आईएएस प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था, या फिर आप यूं ही समझ लीजिए कि किसी देश की जीडीपी की तुलना में पर कैपिटा इनकम उस देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से बताता है, बताइए क्यों। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आईएएस प्रीलिम्स में भी और मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। वहाँ पर ये 250 शब्द में पूछा गया था, जिसको मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई देश भारत है और कोई देश चीन है। भारत और चीन की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हम थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, भारत की जनसंख्या और भूटान की जनसंख्या। एक है देश भारत और दूसरा है भूटान। भारत की जो जीडीपी है वो भूटान से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये तो आप सभी जानते हैं। और वहीं हम यह भी देखते हैं कि भारत में जो पर कैपिटा इनकम है, मान लीजिए अगर वो भूटान की पर कैपिटा इनकम से कम हो, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, भारत की जीडीपी काफ़ी बड़ी है परंतु पर कैपिटा इनकम भूटान से कम है। मान लीजिए कि 10,000 रुपये या फिर कहें कि 1 लाख रुपये, जो 1 लाख और कुछ समथिंग है अभी, तो 1 लाख रुपये भारत की पर कैपिटा इनकम है, और मान लीजिए कि 2 लाख रुपये पर कैपिटा इनकम किसकी है? भूटान की। परंतु भारत की जीडीपी काफ़ी बड़ी है क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ी है, क्षेत्रफल बड़ा है, तो जीडीपी हमारी काफ़ी बड़ी है, किंतु पर कैपिटा इनकम भूटान से आधी है। इसका मतलब ये है कि भूटान जैसे देश में, जो देश छोटा है किंतु वहाँ के लोगों के पास में खर्च करने के लिए जो पैसा है वो भारतीय नागरिकों से 2 गुना ज़्यादा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनते हो तो आपको 60,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, परंतु वही नायब तहसीलदार को मिलेगा 25,000 रुपये प्रति माह या 30,000 रुपये। तो नायब तहसीलदार को मिलेगा 30,000, आपको मिलेगा 60,000। तो आपकी स्थिति ज़्यादा बेहतर है कि नायब तहसीलदार की? ऑब्वियसली आपकी, क्योंकि आपके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे। तो किसी देश की आर्थिक विकास, जब मैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और समृद्धि पढ़ाऊंगा तब ये कॉन्सेप्ट फिर आएगा वहाँ पे, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या पर कैपिटा इनकम। तो किसी देश में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसका जो माध्यम है, इसका जो तरीका है वो क्या हो सकता है? नंबर 1 वो तरीका हो सकता है जीडीपी, जैसे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीय आय निकाल लीजिए, या फिर पर कैपिटा इनकम। परंतु पर कैपिटा इनकम क्या है? उस देश के आर्थिक विकास को 2 आयामों से, 2 डायमेंशन से देखती है। पहला आयाम या पहला डायमेंशन क्या है? टोटल प्रोडक्शन, और दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। तो कुल उत्पादन पर्याप्त नहीं है, बल्कि अगर उसको वितरण के आधार पर भी आप देखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको यूँ समझिए कि जीडीपी अर्थात कुल उत्पादन भूटान से ज़्यादा, परंतु भूटान की पर कैपिटा इनकम भारत से अगर दुगनी है तो इसका मतलब भूटान के नागरिक भारतीय नागरिकों से ज़्यादा बेहतर जीवन जीने के लिए सक्षम है। ये कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा बेहतर जीवन जी सकते हैं, और अगर आपके पास आर्थिक सक्षमता कम है, इकोनॉमिकल कैपेबिलिटीज़ कम है, तो आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ पर गिरावट दिखाई देगी। दैट्स इट। मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं किसी देश की आर्थिक विकास के लिए एक अच्छा मापक पर कैपिटा इनकम है कि जीडीपी या नेशनल इनकम, तो आप क्या बताना चाहेंगे? आप समझ गए कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम 3 अंक में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, रियल पर कैपिटा इनकम। तो बस कुछ मत करो, स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों का मतलब क्या है? बेस ईयर प्राइस पर, करंट प्राइस पर नहीं, बेस ईयर प्राइस
आपको वास्तविक रूप से जो इन्फ्लेशन या महंगाई के प्रभाव है उससे हटकर आपको वास्तविक आंकड़े देता है। तो जो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय काउंट कर लीजिए और उसके बटे कर दीजिए कुल जनसंख्या, तो आपके लिए आ जाएगी रियल पर कैपिटा इनकम। दैट्स इट। रियल जीडीपी का मतलब समझे आप लोग, जीडीपी जो कि बेस ईयर प्राइसेस पे हो तो वो रियल जीडीपी, और करंट प्राइस पे हो तो वो नॉमिनल जीडीपी। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि रियल पर कैपिटा इनकम क्या है, तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को आप स्थिर कीमतों पर आकलित कर लीजिए और उसके बटे कुल जनसंख्या कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या, रियल पर कैपिटा इनकम। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय के आकलन के पश्चात जब देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे ही उस देश के संदर्भ में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या रियल पर कैपिटा इनकम कहा जाएगा। आफ्टर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस, द रिजल्ट obtained when divided by the total population of the country is called real per capita income for that country। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से ये मामला क्लियर है। व्यक्ति का आय या पर्सनल इनकम, अब देखिए एक उदाहरण से समझते हैं इसको, पर्सनल इनकम को। मान लीजिए कि मैं पूरे वर्ष में 10 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक, और भारत सरकार ने कहा कि जो भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहा है उससे उसकी इनकम का 30% टैक्स के रूप में ले लेंगे। मान लीजिए कि अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो भी मुझे 30% इनकम टैक्स देना है, डायरेक्ट टैक्स, और चूंकि ये डायरेक्ट टैक्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको किसी पर टाल नहीं सकता, मुझे ही देना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 10 लाख में से 3 लाख रुपये मैं किसको दूंगा, गवर्नमेंट को। अब दूसरा व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी वार्षिक आय है 9 लाख रुपये, और चूंकि वो 10 लाख के स्लैब में नहीं आता, उसको केवल 20% तक ही देना है। तो मैंने 10 लाख कमाया और वास्तव में मेरे पास 7 लाख रुपए बचे, और उसने 9 लाख कमाए और 9 लाख में से 9 दूनी 18 यानी कि 1,80,000 रुपये जब वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है तो उसके पास बचते हैं 7,20,000 रुपये। मैंने 10 लाख कमाए, गवर्नमेंट ने 3 ले लिए, 7 बचे। उसने 9 लाख कमाए, गवर्नमेंट ने 1,80,000 लिए और उसके पास 7,20,000 रुपये बचा। व्यक्ति का या पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब है कि वह आय जो कि हमारे पास वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। अब वास्तविक आय का मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। वास्तविक आय का मतलब है कि मैंने, ध्यान दीजिए, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और काम करने के बाद में मुझे कुछ इनकम प्राप्त हुई। ये जो इनकम है यह क्या मेरे पास वास्तविक रूप से पहुँच रही या नहीं पहुँच रही, इसके 2 आयाम हैं। नंबर 1, पहला आयाम यह है कि क्या इसमें सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट है, और अगर सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट है तो वह इनकम है वो फ्लक्चुएट करेगी, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैंने 10 लाख कमाए, परंतु 10 लाख में से मेरे पास वास्तविक रूप से कितने बचे, 7 लाख, ठीक। तो यह जो इनकम है यह मेरे पास वास्तविक रूप से पहुंची है, यह इनकम मेरी पर्सनल इनकम मानी जाएगी। परंतु ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की, तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ऐसी इनकम मानी जाती है जिसके अंतर्गत सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस तथा सब्सिडी घटाने के पश्चात उसको स्थिर मूल्यों पर काउंट कर लिया जाए, उसको रियल सेंस में काउंट कर लिया जाए, ना कि इन्फ्लेशन के साथ। तो जब मुद्रास्फीतिक प्रभाव को हम समायोजित करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को समायोजित करते हैं, और साथ ही साथ जब हम किसी व्यक्ति की जो सब्सिडीज कंडीशंस हैं उनको एडजस्ट करते हैं और उसके बाद में जो इनकम किसी व्यक्ति या परिवार के पास पहुंचती है, तो उसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के रूप में जानते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे लिखेंगे, रियल पर कैपिटा इनकम में बता चुका हूं। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक निश्चित अवधि में व्यक्ति और परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। उसके बाद में राष्ट्रीय आय तथा पर्सनल इनकम बीच में अंतर क्या है मैं आपको बता चुका हूं कुछ देर पहले कि व्यक्तिगत आय से तात्पर्य जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित की जाती है। वहीं व्यक्तिगत आय सदैव राष्ट्रीय आय से कम ही रहती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों द्वारा जो आय प्राप्ति होती है वह व्यक्तियों या परिवारों को पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होती, जबकि राष्ट्रीय आय में से अनेक कटौतियाँ की जाती है, वह कुछ मदद जोड़ दी जाती है और इसके बाद प्राप्त राशि व्यक्तिगत आय कही जाती है। तो कुछ चीज़ें जोड़ी जाएंगी, कुछ चीज़ें घटाई जाएंगी। तो जोड़ी क्या जाएंगी, सब्सिडीज जोड़ी जाएंगी, घटाई क्या जाएंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि व्यक्तिगत आय वह आय जो कोई व्यक्ति प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, उसमें सरकार अगर सब्सिडी देगी तो आपकी आय बढ़ जाएगी। सोचिए,
वे लोग जिनको गेहूं 1 रुपये किलो और चावल 2 रुपये किलो मिल रहा है, उनकी आय बढ़ रही है क्योंकि सब्सिडी उनको ज़्यादा मिल रही है। वे लोग जो सब्सिडी प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि टैक्सेस ज़्यादा देते हैं, तो वो जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें से घटाया जाता है। यह जो आय है वह है पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय। दूसरी बात, पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय को आप रियल सेंस में या डिस्पोजेबल फॉर्म में कब प्रस्तुत करेंगे? जब आप उसको खर्च करने की स्थिति में आएंगे, और खर्च करने की स्थिति में आने से पहले आपको इन्फ्लेशन के प्रभाव पर उसको खरा उतारना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि मेरे पास इनकम 7 लाख आई, परंतु ये जब खर्च करने में गया तब मुझे जो वस्तु और सेवाएं प्राप्त हुई वह 7 लाख रुपए से कम कीमत की हो। यह कैसे हो सकता है? यह इन्फ्लेशन के प्रभाव से भी हो सकता है और टैक्सेशन के बढ़ने से भी हो सकता है। दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से आपको व्यक्तिगत आय, ठीक, पर्सनल इनकम आदि के संदर्भ में मैंने जानकारी दे दी है। अब इसके बाद में बातचीत ये होती है कि पर्सनल इनकम और व्यक्तिगत आय, इनमें मापने के लिए कुछ चीज़ें जोड़ेंगे, कुछ चीज़ें घटाएंगे। इसको समझ लीजिए जरा आप, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ आपके। जैसे कि घटाई जाने वाली जो मदें हैं उसमें सबसे पहली मद है कॉरपोरेट इनकम या निगम कर। कॉरपोरेट इनकम का मतलब आप समझ लीजिए कि व्यापारिक निगमों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा निगम कर के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। इस प्रकार आय का वह भाग जो अंशधारियों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं होता, इसे राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। इसको सबसे पहले घटाएंगे। दूसरा मुद्दा जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, निगमों का अवितरित लाभ। निगम अपनी आय का एक भाग, निगम का मतलब यहाँ पर आप इस बात को समझ लीजिएगा कि निगम जो है ये कंपनियों के रूप में है बच्चों। तो जब कंपनीज अपने एक भाग अंशधारियों में ना बांटकर पुनः व्यवसाय में विनियोजित कर देती है, अतः व्यक्तिगत आय निकालने है तो इस भाग को राष्ट्रीय आय में से कम कर दिया जाता है, क्योंकि वह वापस फिर से कंपनी अपने काम में इसको यूज कर रही है, ना कि वो अपने लोगों को दे रही है। इसी के अलावा डिडक्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटीज, सामाजिक सुरक्षा हेतु कटौतियाँ जैसे पीएफ, पेंशन फंड आदि के रूप में की जाती है, जो राष्ट्रीय आय में से व्यक्तिगत आय निकालने हेतु घटा दी जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों की आय इन कटौतियों में से कम की जाती है। इस तरह से बच्चों आप कुछ चीज़ें घटा दीजिए, कुछ चीज़ें जोड़ दीजिए। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर व्यक्तिगत आय या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का जो मामला है उसके अंतर्गत 3 चीज़ें एकदम क्लियर है। नंबर 1, व्यक्तिगत आय वह आय है जो वास्तविक रूप से व्यक्ति के पास पहुंचती है टैक्सेशन सब्सिडी को समायोजित करने के पश्चात। अब जब इस आय को आप कॉर्पोरेट या बड़े संदर्भ में देखेंगे कि भैया व्यक्तिगत आय से जीडीपी या नेशनल इनकम को कैसे समायोजित करेंगे, तो उसमें से कुछ चीज़ें जोड़नी, कुछ चीज़ें घटानी। ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें कम की जाती हैं और कुछ चीज़ें जोड़ी भली जाती है, परंतु एग्जामिनेशंस पर यहाँ पर प्रश्नों की जो फ्रेमिंग है वो ना के बराबर देखने को मिलती है। सबसे पहले आप ये समझिए, व्यक्तिगत आय मैंने लिख के दिया। अब बात करेंगे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को मैंने बताया कि आपको टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस तथा सब्सिडी को समायोजित करना है, तो आपके पास जो रियल सेंस में पैसा बचेगा वह आपके लिए डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगा। अब हमें बात करनी है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, मेथोडोलॉजीज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। हमें राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों पर चर्चा करनी है। इसमें सबसे पहली जो विधि है हमारे पास वो है प्रोडक्शन मेथड, या जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। ध्यान दीजिए, पहली जो मेथड है हमारे पास वो है प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। दूसरी है वो है इनकम मेथड, और तीसरी जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे समझिए, मान लीजिए कि मैं ही एक व्यक्ति हूँ पूरे देश में। अब मेरी आय उस देश की आय हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई। तो इस राष्ट्रीय आय को नापने का क्या तरीका है? पूछ लिया जाए कि आनंद मास्टर तुम बताओ कि साल भर में कितना तुमने उत्पादन किया। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने XYZ रुपए का उत्पादन किया, तो यह विधि हो गई उत्पादन विधि। क्या कही जाएगी? उत्पादन विधि। अर्थात एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में किया गया कुल उत्पादन, ये जो टोटल प्रोडक्शन है, अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो यह प्रोडक्शन आपका उत्पादन विधि के अंतर्गत उस देश की राष्ट्रीय आय मान ली जाएगी। इसको वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। जैसा कि जीवीए बताते समय मैंने बताया था कि प्रोडक्शन कुछ और नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन है, और अगर ये वैल्यू एडिशन है तो इसको वैल्यू एडिशन की तरह आप काउंट कर लीजिए, मामला हो जाएगा। इसका मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू एडिट कर लीजिए, उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका जीवीए आ जाएगा। ये यूँ कहें कि प्रोडक्शन मेथड के साथ वैल्यू एडिड मेथड भी आ जाएगा। जब भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए कि उत्पादन विधि क्या है,
या फिर मूल्यवर्धन विधि क्या है, वैल्यू एडेड मेथड क्या है। तो आप इस बात को केवल इतना समझें कि इसका केवल ये मतलब है कि वो टोटल उत्पादन काउंट कर लीजिए। तो इसको बोलते हैं उत्पादन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। दूसरी जो विधि है वो है इनकम मेथड। फिर से, हे आनंद मास्टर बताओ, तुम ही एक देश हो, तुम्हारी आय क्या है, तुम्हारी राष्ट्रीय आय कितनी है। आप सीधे बोले कि भैया ये रहा मेरा ITR रिटर्न, ये मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया मैंने, इस पर जो लिखी इनकम है वो हमारी इनकम है, दैट्स इट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी देश के नागरिकों की अगर कुल इनकम आप जोड़ लीजिए तो वो आपकी GNP काउंट आ जाएगी। अगर उस देश के अंतर्गत जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी की आय काउंट कर लो आप, तो वो आपकी GDP आ जाएगी, ख़त्म। नागरिकों की इनकम काउंट करो, देश के अंदर देश के बाहर GNP। उस क्षेत्र में, उस इकोनॉमिकल जोग्राफिकल एरिया में नागरिकों तथा गैर नागरिकों सबकी इनकम काउंट करो तो आपकी GDP आ जाएगी। इसका मतलब है आय विधि किसी देश की इनकम निकालने का, राष्ट्रीय आय निकालने का एक माध्यम है प्रोडक्शन, दूसरा माध्यम है इनकम, दैट्स इट। और तीसरा क्या है, तीसरी विधि है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको बोलते हैं व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, नंबर 1, मैंने इतना खर्च किया। आनंद मास्टर बताओ तुम्हारी आय कितनी है, मैंने इस वर्ष इतना व्यय किया और ये मेरी सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू माई इनकम, ये मेरी इनकम है, दैट्स इट। किसी राष्ट्र ने पूरे वर्ष में कितना खर्च किया, उसके पास कितनी सेविंग है, ये उसकी राष्ट्रीय आय है, दैट्स इट। फिर से, राष्ट्रीय आय निकालने की 3 मेथडोलॉजी है। नंबर 1 प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 इसको बोलेंगे हम इनकम मेथड, और नंबर 3 है एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पादन विधि या फिर मूल्यवर्धन विधि। दूसरा आय विधि, नंबर 3 जो है वो है व्यय विधि। अधिकांश जो विकसित देश हैं वहाँ पर उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि, इन तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है नेशनल इनकम काउंट करने में, किंतु भारत में केवल उत्पादन विधि तथा आय विधि का ही प्रयोग किया जाता है। इसको यूँ समझिए प्रैक्टिकल फॉर्म में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस वाले लोग आय विधि के माध्यम से, मान लीजिए कि आप लोग हैं, सेवा प्रदाता लोग हैं जिनको ITR भरनी होती है, आपका पैसा वाइट वाला है, आपके अकाउंट में आ रहा है, तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वाले डेटा कलेक्शन करेंगे। वो कैसे कलेक्ट करेंगे कि भैया ये ITR के डेटा हैं, यहाँ पर इतने लोगों की इनकम इतनी है, ये है आय विधि। दूसरी तरफ किसी किसान से पूछो कि भैया कितना कमाया, तो वो कहेगा भैया ये तो नहीं पता मुझे कितना आएगा, पर ये पता है कि इस साल कितना गेहूँ और कितना सोयाबीन उत्पादन हुआ, दैट्स इट। तो NSSO वालों सैंपलिंग के लिए अंतर्गत क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर सेगमेंट से कुछ सैंपलिंग करेंगे और वहाँ पर जो होने वाला प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो मैं आपको बता दूं कि हर साल एस्टिमेटेड आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों में ये बताने की कोशिश की जाती है कि कितना उत्पादन बढ़ेगा, कितना उत्पादन घटेगा, और फिर फाइनल डेटा आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कितना उत्पादन बढ़ा, कितना उत्पादन घटा। व्यय विधि का आंकड़ा नहीं है। जब तक हम लोग पारंपरिक तरीके से कैश के थ्रू विनिमय करते रहेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा। अब क्या हो रहा है, आपकी पेमेंट अगर UPI के माध्यम से हो रही है, आप ट्रेस हो रहे हैं, आपके अकाउंट को ट्रेस किया जा रहा है, गवर्नमेंट को पता है कि आपने कितना खर्च कहाँ किया। जब ये स्थिति सभी नागरिकों के लिए हो जाएगी तब हम एक्सपेंडिचर मेथड का भी प्रयोग कर पाएंगे कि वास्तव में किसी व्यक्ति की आय कितनी है। ये पता तब लगेगा जब वह जो खर्च करता है वह ट्रेस हो जाए। अभी बिलिंग या फिर प्रॉपर बिलिंग या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सीमित है, हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारत में वर्तमान में नेशनल इनकम निकालने के लिए जो काम किया जाता है उस काम में प्रोडक्शन मेथड तथा इनकम मेथड का प्रयोग करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग नहीं करते हैं। एक प्रश्न 5 अंक के लिए है, भारत में राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न विधियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। 5 अंक के लिए है जिसका मैंने आंसर बताया, ये लिखा हुआ भी है आपके मैटर में, स्लाइड्स पर नहीं आया है, बताएं हो पाएगा। अब हम एक एक करके एक अगला प्रश्न लेते हैं जो कि 5 अंक और 11 अंक के लिए पूछा जा सकता है, 5 मार्कर तथा रिलेवेंट मार्कर दोनों में आ सकता है। प्रश्न ये है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सीमाएं क्या है। सीमाएं का मतलब है लिमिटेशंस, अर्थात वे कमियां
जिसके कारण हमें वास्तविक आंकड़े प्राप्त नहीं होते, या फिर उन आंकड़ों में थोड़ा बहुत हेरफेर होता है। जैसे कि अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी परिवार में इनकम जो है, इनकम का जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर सेगमेंट में प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो काम कर रहे हैं, उनकी वास्तविक आय कितनी है, इस वास्तविक आय को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वास्तविक आय को समझना और जानना है तो मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं। क्यों? वास्तव में कितना उत्पादन हो गया ये ट्रेस करना मुश्किल है। नंबर 2, वास्तव में उस उत्पादन से कितनी इनकम प्राप्त हुई ये भी ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। दैट्स इट। तो प्राथमिक क्षेत्र जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश की लगभग 55 से 60% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है और उनकी आय को सही तरीके से कैलकुलेट करना संभव नहीं है अभी तक। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस हैं। दूसरा जो समस्या है वो है कि मान लीजिए कोई कृषक है और वो कृषक को उत्पादन करता है और उत्पादन करते हुए वो जो किया गया उत्पादन है उसमें से खुद बहुत सारा सामान या बहुत सारी वस्तु या गुड्स को वो क्या करता है, वो खुद के उपभोग के लिए प्रयोग कर लेता है। मान लीजिए कि आपने मूंगफली का उत्पादन किया, ठीक, ये जो नट्स हैं इनका प्रयोग बहुत सारा आप लोगों ने घर के लिए कर लिया, घर पे ही उसकी खपत बढ़ गई। सारा अनाज हम तब बेचते हैं जब घर पे खपत के लिए रख लेते हैं तभी। तो वो घर पे खपत के लिए कितना रखा, कितना उत्पादन हुआ, फिर से वही समस्या है। तो जब खपत के मामले में जाएंगे तब फिर मामला फिर बढ़ेगा, वहाँ पर बात इसी तरह से होगी। तीसरा जो मामला है वो है एक ब्लैक मनी इकोनॉमी का। ध्यान ही दीजिएगा कि हमारे देश में, मैं बार बार ये उल्लेख करता हूँ कि जब आप अधिकारी कर्मचारी बनेंगे तो एक सैलरी तो वो है जो आपके अकाउंट में शो होगी, परंतु मान लीजिए कि आप लोग तो नहीं, परंतु आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति वो रिश्वत लेता है, क्या वो इनकम, वो जो रिश्वत में ली गई पैसा है, क्या वो अपने अकाउंट में डाल सकता है? क्या वो अकाउंट पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है? उत्तर है नहीं, वो वास्तविक रूप से दिखा नहीं सकता। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक गैर कानूनी तरीके से एक ब्लैक इनकम जनरेट या फिर ब्लैक इकोनॉमी काम करती है, जो कि एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी की तरह है। ठीक है बच्चों, तो ब्लैक मनी वाला मामला यही है। दूसरी बात, जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं, मान लीजिए अपने गांव में परचून की दुकान है, तो गांव में जो परचून की दुकान है उससे पूछो जाके कि भैया कितना जीएसटी दिया, आपकी इनकम कितनी है, तो वो कहेगा इधर आ, कान पकड़ेगा और दो कहेगा, तो रामलाल का छोरा है ना, बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ ली तूने, इधर आ अब तो जूते खा। तो हमारा जो बहुत सारा इकोनॉमिक मॉडल है, उस इकोनॉमिक मॉडल में बहुत सारे प्रोडक्शन मेथड्स हैं, सर्विसेज सेक्टर हो या प्रोडक्शन एरियाज हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी, टर्सरी, उन सब में ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं जहाँ पर इनकम को काउंट करना संभव नहीं है। आप सभी ध्यान दीजिए, अपने स्कूल टाइम पीरियड में जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, वही टीचर अपने घर पर क्लासेस भी लेते थे। तो उनको जो ट्यूशन फीस के रूप में जो पैसा मिला, क्या वो वाइट मनी है? उत्तर है नहीं। ये इसी तरह का है, वो इनकम जनरेट हुई परंतु खर्च भी हुई, परंतु उसको जोड़ा नहीं जा सकता। यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय जितनी है, वास्तविक राष्ट्रीय आय उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा हम शो नहीं करते। कितने लोगों को ये बात समझ में आई जो 5 बिंदु मैंने 5 अंक के लिए बताए आपको, कि क्या क्या समस्याएं हैं? प्राथमिक क्षेत्र की समस्या क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की समस्या क्या है, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे ऐसा मनी है जो हम शो नहीं कर सकते। अब हम अगला एक कॉन्सेप्ट है जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से संबंधित, वो है ग्रीन नेशनल इनकम, ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीएनपी आदि आदि आदि, ग्रीन इंडेक्स इसकी बात करते हैं। देखिए 1992 में जो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ, रियो डी जेनेरो का जो सम्मेलन था, उसके बाद में पूरे वैश्विक स्तर पर फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था जिसको रियो डी जेनेरो शिखर सम्मेलन बोलते हैं, उसके बाद में वैश्विक स्तर पर यह बात उठी कि जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो उसकी एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट होती है, पर्यावरणीय लागतें होती हैं। इसको यूँ समझिए कि अगर आपने 1 किलोग्राम गेहूँ उत्पादन किया तो उसने पर्यावरण पर कितनी छाप छोड़ी या कितना नुकसान किया। 1 किलो गेहूँ उत्पादन करने के लिए कितना पानी लगा, कितना मिट्टी
के जो पोषक तत्व थे वो लगे, कितने नेचुरल रिसोर्सेस आपने उसमें इन्वॉल्व किए। तो यूँ कहें कि हर उत्पादन की अपनी एक पर्यावरणीय लागतें हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्शन जो होता है वह अंतिम रूप से डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज पर, और अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड कर रहा है तो उसकी अपनी एक पर्यावरणीय लागतें भी होंगी। तो ये जो मामला है, अब भूमि तो ठीक है, परंतु यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है, जैसे कि कोई फैक्ट्री चल रही है और फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो क्या करेगा, वो बीमार करेगा। जब वो बीमार करेगा तो जो लोग बीमार होंगे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे और वो लागत के रूप में नजर आएगा। स्वास्थ्य में हानि हो, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो, ये सब इनकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। कानपुर के आसपास यमुना की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वहाँ पर कानपुर से निकलने वाले चमड़ा उद्योग, लेदर उद्योग, फलाना उद्योग, ठिकाना उद्योग, इन सब से भर भर के पानी, गंदा पानी यमुना में जा रहा है। यमुना पूरी बर्बाद हो गई। तो पर्यावरण का डिग्रेडेशन हुआ, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ और इसके कारण नुकसान हुआ पर्यावरण को। अब उसको फिर से उस स्थिति में लाने में काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। इसको यूँ समझिए कि ये हर उत्पादन से जुड़ी हुई पर्यावरणीय हानि है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर लैंड बढ़ेगा तो फॉरेस्ट कम होगा, जैसे जैसे माइनिंग का एरिया बढ़ेगा तो फॉरेस्ट कम होगा। दैट्स इट। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बोलते हैं इसको। तो भैया मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए की जीडीपी की, हमारी जीडीपी 1 लाख रुपए है, परंतु इस 1 लाख रुपए की जीडीपी प्राप्त करने के लिए, 1 लाख रुपए के प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हमने 10,000 रुपये का पर्यावरण को नुकसान कर दिया। तो जब हम कहेंगे ग्रीन जीडीपी तो हम क्या कहेंगे, 10 लाख माइनस 10,000 इक्वल टू 90,000 बस। तो जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को काउंट करते समय, आंकलित करते समय पर्यावरणीय हानियों को समायोजित किया जाता है, पर्यावरणीय लागतों को समायोजित किया जाता है, एनवायरमेंटल कॉस्ट को इसमें एडजस्ट किया जाता है, तो अंतिम रूप से जो हमें प्राप्त होता है वह ग्रीन नेशनल इनकम कही जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रीन जीडीपी, तो आप बोल दो कि जीडीपी को काउंट करते समय जब पर्यावरणीय लागतों को समायोजित करते हैं तो एडजस्टेड अर्थात समायोजित जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो हमारे लिए ग्रीन जीडीपी के रूप में आएंगे। इसी तरह से ग्रीन जीडीपी भी। तो क्या आप ये समझ पाए, नंबर 1 कि हर उत्पादन की एक पर्यावरणीय लागत है, और जब उस लागत के मूल्य में से, उस इनकम में से उस पर्यावरण लागत के मूल्य को घटा दिया जाता है। अच्छा, कई जगह बढ़ भी जाती है। कैसे बढ़ जाती है? मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप वनारोपण कर रहे हो, आपके पास बहुत बड़ा लैंड था, आपने क्या किया कि भैया मैं पौधे लगाऊंगा, मैं नर्सरी चलाऊंगा, मैं यहाँ पर साल वृक्षों की खेती करूंगा, और आपने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, चंदन के पेड़ लगा दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से फ़ायदा पहुँचा। 1997 के क्योटो शिखर सम्मेलन के बाद पश्चात कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई, और भूटान जैसे देश जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जगह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत लाभ की स्थिति में आ गए। तो वहाँ पर 1 लाख का प्रोडक्शन किया हमने लकड़ी का, वन उगाए, और पर्यावरण को हमने ऑक्सीजन भी सप्लाई की, पर्यावरण को साफ किया, स्वच्छ किया उस काम ने, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने, और कार्बन क्रेडिट जनरेट किए। और उस कार्बन क्रेडिट का जो मूल्य था वो 10,000 रुपये था। तो उस देश की जो जीडीपी है, नेशनल इनकम है, वो 1 लाख प्लस 10,000 इक्वल टू 1,10,000 हो जाएगी। भारत, चीन जैसे देश जो विकासशील देश हैं, यहाँ पर बार बार आक्षेप लगाया जाता है कि यहाँ पर पर्यावरण नुकसान बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके कारण पर्यावरणीय लागतों को सही तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो हमें जीडीपी देखने की ज़रूरत है, हमें रियल जीडीपी देखने की ज़रूरत है, हमें रियल नेशनल इनकम देखने की ज़रूरत है, परंतु हमें रियल सेंस में ग्रीन नेशनल इनकम को भी देखने की ज़रूरत है, ताकि हमें पता लगे कि पर्यावरण को कितनी हानियां हो रही हैं और उसे हमें कैसे रोकना है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम लेटेस्ट है, जब भी एग्ज़ाम में आए लिखिएगा आप। आपका जो पीडीएफ है उसमें मैं इसको देख पा रहा हूँ, ये सब कुछ उपलब्ध है, मैंने 3 अंकों प्रश्नों में लिख दिया है। आज का और इस टॉपिक का अंतिम जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रीन इंडेक्स। ग्रीन इंडेक्स के बारे में केवल 2-3 जानकारी दी है। नंबर 1, 1995 में 1995 में वर्ल्ड बैंक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस इंडेक्स के अंतर्गत कुल उत्पादन, नंबर 2 पर्यावरणीय हानियाँ तथा मानव संसाधन, ये 3 बिंदुओं के आधार पर हर देश के लिए ग्रीन इंडेक्स निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा।
ये 3 अंक के लिए प्रश्न आएगा, लिख के दिया है। अब मैं ऑफिशियली तरीके से नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिलेबस है पेपर सेकंड पार्ट बी का जो पहला टॉपिक था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, ये मैं अभी कंप्लीट करके उठाऊं।